जैसा कि कल के सेशन में अपना विषय था कि हम अपने जैविक उत्पादों का प्रमाणन कैसे करें। तो जहां तक मुझे जानकारी है कि विभिन्न संस्थाएं भी प्रमाणीकरण का काम कर रही हैं, लेकिन वो जो प्रमाणीकरण है वो जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना निर्यात करते हैं, बड़े पैमाने पे कुछ काम करते हैं, कुछ बड़े पैमाने पे हमारे उत्पाद होते हैं, तो अति आवश्यक है। किंतु स्थानीय दूसरा विषय उसमें ये आता है कि स्थानीय स्तर पर हम कैसे साबित करें कि यह हमारा जो उत्पाद है यह जैविक है। तो इसके लिए बिल्कुल कोई ज्यादा उलझन किसान अपने मन में न बनाए। इसमें हम ये कर सकते हैं, जैसा मैंने कल के सत्र में कहा था कि 4-5 ग्रामीण के वरिष्ठ जनों का हम वहां भौतिक सत्यापन करा के पंचनामा तैयार अपने पास रखें। जो हमारा प्रोडक्ट है उस पंचनामे की प्रति हम उसमें लगा सकते हैं। और जैसा कि वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे शपथ पत्र के स्वतः सत्यापन की, कुछ हमारी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं वह हमारे स्वतः के हस्ताक्षर से सत्यापित होती हैं। उसका आजकल कानून भी आ गया है। पहले ये कानून नहीं था, अधिकारियों के आगे पीछे हम लोग घूमा करते थे कि वह अटेस्टेड कर दो, इसको सत्यापित कर दो। तो इस तरह का हम एक काम इसमें कर सकते हैं। पैकिंग मटेरियल में हमको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि हम समाधान बने, समस्या ना बने। अभी हुआ यूं कि जूट पैकिंग पूरी मंडियों से गायब हो रही है, धीरे धीरे प्लास्टिक पैकिंग आ रही है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि प्लास्टिक बैन हो, ये वातावरण को खराब कर रहा है, और दूसरी तरफ हम जो प्राकृतिक पैकिंग है उसको खत्म कर दिए हैं। अब शुरू में ऐसा लगा हमें किसान भाइयों कि ये जो प्लास्टिक पैकिंग आ रही है सस्ती पड़ रही है, लेकिन ये सिंगल टाइम डिस्पोज जैसी हो गई है। अब एक बोरा पैकिंग या जूट पैकिंग जो थी तो वो प्राकृतिक रूप से उसमें ज्यादा सुरक्षा थी, सब्जियों में, अनाजों में, सभी में, और बार बार उपयोग की चीज थी। एक बोरा अगर हम लेते थे तो वो हमको 50 बार रीपैक होता था, पर अभी ऐसा नहीं है। तो इस तरफ भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी सब्जियों की पैकिंग में ये कोरोना काल से एक नई समस्या अपने सामने आई। व्यापारी कम माल ले जाना चाह रहे थे। व्यापारियों को समस्या होती थी कि 40 किलो की पैकिंग ना हो, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पन्नी पैकिंग शुरू कर दिए। प्लास्टिक में 25 किलो 10 किलो की, आप सब जानते होंगे, सब्जियां उसमें पैकिंग हो रही है। लेकिन वो भी गलत है। प्लास्टिक का उसमें प्रचार प्रसार हो रहा है और उसमें दिक्कत होती है सब्जियों की गुणवत्ता में। अब जैविक खेती की जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर हमारी जो रचना है वो जैविक आधारित ही होनी चाहिए। जैसा अभी कुछ किसान भाइयों के मन में सवाल आएंगे कि हम एकदम से जैविक खेती करेंगे तो संभवतः हमारा उत्पादन गिरेगा। तो थोड़ा इस विषय पे मैं ध्यान दिलाऊंगा। ध्यान सभी को है, लेकिन फिर भी मैं स्थितियां साफ करता हूं। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में जब रासायनिक खेती का प्रयोग धीरे धीरे हरित क्रांति के बाद बढ़ा, तो ऐसा क्या कारण था कि उत्पादन बढ़ते गया। जब उत्पादन बढ़ते जा रहा था, कम से कम रासायनिक खाद डालने के बाद भी हमारा उत्पादन बढ़ रहा था, मतलब साफ है कि वो जैवांश और जैविक चीजें हमारी जमीनों में भरपूर मात्रा में थी। उस एक वजह से रासायनिक खाद के सपोर्ट से हमारा उत्पादन बढ़ रहा था, ना कि पूरी तरह रसायन मेन लाइन में था। लेकिन अभी क्या हुआ, धीरे धीरे जब हमने रसायनों का उपयोग बढ़ाया तो वो जो हमारी जैविक चीजें थी, जैवांश थे, उनसे हम धीरे धीरे दूर होते चले गए। और हमने ऐसा मान लिया कि जो उत्पादन हम ले रहे हैं, 20 कुंटल, 25 कुंटल, 50 कुंटल, जो भी ले रहे हैं, तो इसका मुख्य आधार जो है सिर्फ रासायनिक खाद है। अगर मुख्य आधार हमारा रासायनिक खाद था, तो अब ये जो देश के आंकड़े बता रहे हैं कि रासायनिक खाद खेतों में ज्यादा डाला जा रहा है और खाद्य जो है उत्पादन गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो मास्टर चाबी थी वो गुम हो गई। हमें पुनः उन चीजों पे गौरव करना पड़ेगा, प्राकृतिक खादों पे, गोबर खाद पे, हरी खाद पे, किसी भी तरह के जैवांश पे। तो इनको हमको वापस करना है।
अब विषय आता है कि कोई मार्केट, सबसे बड़ा हर बार हर मंच से एक बात उठती है कि सरकार मार्केट उपलब्ध कराए। मुझे नहीं लगता, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि सरकार के द्वारा हम इस परिवर्तन को कर पाएंगे। इतना बड़ा समाज सरकार भरोसे चल नहीं सकता। आज एक व्यक्ति अगर परिवर्तित होता है, वो मंडी के अंदर अपना माल जैविक और इस तरह के प्रोडक्ट लेके आता है, तो उसको धीरे धीरे करके अन्य किसान फॉलो करते हैं। तो हमको अपनी लाइन खुद खड़ी करना पड़ेगा, मार्केटिंग की भी। आज सब ऑनलाइन हमारे हाथ में है, हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मौखिक पब्लिसिटी कर सकते हैं, और बोलने से भी प्रचार होता है, मौखिक प्रचार भी होता है। जैसे अभी कल मैं एक जगह प्रवास में था, नवरात्र का भोजन था। आप यकीन नहीं करेंगे, जो भोजन मैंने और मेरे साथियों ने वहां किया, वो आज शहर के अंदर प्लेट सिस्टम जो 300-400 रुपए चलता था, उससे 100 गुने उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी। लेकिन क्या है कि प्लेट सिस्टम की मार्केटिंग अच्छी हो गई, और वो खाना जो एक नंबर का भोजन था, उसकी मार्केटिंग नहीं हुई। तो हम लोग मार्केटिंग में भी थोड़े शार्प हों, बहुत झिझक के साथ ना कहें। हमारे लिए जैविक और प्राकृतिक खेती गर्व का विषय है, शर्म का विषय नहीं है। हो ये रहा है कि जो रासायनिक खेती की मार्केटिंग है, जो रासायनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, उसका बड़े तामझाम से प्रचार प्रसार किया जाता है, और हमारे मानस में ऐसी अंधभक्ति पैदा कर दी जाती है, और हम भी अपने अंधविश्वास में इतने आ जाते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट आपने खेत में नहीं डाला तो आप समझ लीजिए कि आपने करोड़ों अरबों रुपए से आपका नुकसान हो जाएगा। एक इस तरह का भ्रम पैदा किया जाता है। अगर फला प्रोडक्ट आपने अपने खेत में स्प्रे नहीं किया तो ये संभावना है कि आपकी पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो अब जब वैज्ञानिक इतनी उन्नति हो गई है, तो किसान भाइयों के भी वैज्ञानिकों से सवाल आएंगे कि जो हमारे पूर्व में, जो हमारी बाड़ी में आज छोटा भटा है, पुराने जो देसी बीजों से उत्पन्न जो अनाज थे, आखिर क्या कारण है कि कीट उनको क्षति नहीं पहुंचाते थे? आखिर उनके पत्तों में कौन सी चीजें थी कि कीट उनको कुतर नहीं पाते थे? आखिर वो उनके स्किन इतनी, फल की इतनी हार्ड कैसे थी कि कीड़ों के लिए वो उपलब्ध नहीं थी? और जब हम इतना हाइब्रिड में संशोधन करके जीन्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिया है कि हम छोटी सी भेजरी में जीन्स डाल के उसी कैरेक्टर को इतने बड़े बड़े बॉल साइज के टमाटर बना रहे हैं, तो क्या हम ऐसी वेराइटीज नहीं बना सकते जो रोग रोधी हो? ये वैज्ञानिकों से हमारा आग्रह है। जैसे अभी टीएलसीवी के लिए भी कुछ प्रतिरोधी नस्ल तैयार हुई है, जैसे मूंग की हुई है, भिंडियों में भी कुछ अच्छी वैरायटियां आई हैं कि उनमें जो है रोग कम लगता है। तो वैज्ञानिकों से मेरा आग्रह है कि किसान अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब, वैज्ञानिक भी कम से कम ऐसी प्रजातियां विकसित करें जो रोग रोधी हो, जो मौसम का प्रतिरोध अच्छे से कर सके, और किसी भी परिस्थिति में हमें उत्पादन दे पाए। अभी मैं कुछ नर्सरियों का अध्ययन किया, अभी कुछ जो हाइब्रिड्स डाले थे, तो ये अतिवृष्टि की जो हुई है, इसमें हाइब्रिड्स में जमीन से जड़ सड़न, जड़ गलन, पौध गलन, ये सब बीमारियां देखी गई हैं। और वहीं मैंने देसी गोभी की नर्सरी किसानों को डलवाई हुई है, तो वो इतने पानी गिरने के बाद भी उनका जर्मिनेशन 80 से 90% आया। तो इस तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम वैरायटी कौन सी चुने। ये नहीं कि हम हाइब्रिड लगाएं, हाइब्रिड उत्पादन करें और फिर उसका जैविक के टैग लगा के मार्केटिंग करें। ऐसे हमको धोखाधड़ी करना नहीं। बहुत सी चीजें हैं। एक बार एक भिंडी की वैरायटी थी, जब वो भिंडी की वैरायटी किसानों के खेत में लगवाई गई, तो जो कैरेक्टर हाइब्रिड भिंडी के मेंटेन हो रहे थे, उससे 19-20 लगभग उसके भी वही कैरेक्टर थे। तो फिर हमको थोड़ा ध्यान आता है कि हम जा किस तरफ रहे हैं। अब पहले, आज हम देख रहे हैं बीज पे हमारा पूरी तरह विदेशी कंपनियों का कब्जा है, और हमको अपने देसी बीज की गरिमा भूलते जा रहे हैं।
ऐसा लगता है कि अगर विदेशी बीज और हाइब्रिड बीज लगाया नहीं तो हमारा उत्पादन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। अब ये क्या बात हुई कि 4 किलो की फूल गोभी हाइब्रिड दे रही है, उस फूल गोभी के लेवाल कम है, और आपकी जो आधा किलो, 1 पाव या 1 किलो की फूल गोभी देसी वाली है, उसको आज लोग चॉइस से खरीद रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो स्मार्ट है गोभी है या भटा है, ये पूरी तरह जहरीला है। कुछ जगह के विषय आते थे कि सब्जी विक्रेता जो है वो उसमें कलर मिला रहे हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए, इस पे भी हमारी नजर होना चाहिए। अब हम कहें कि सरकार इस पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती, तो हम सब्जी खरीदने जाते हैं, अपना उत्पाद खरीदने जाते हैं, तो हम भी तो छानबीन करें ना कि भाई साहब आप गुड़ में क्या मिला रहे हैं, भाई साहब आप इसमें किस तरह का ये ऐसा हरा कलर मेरे हाथ में क्यों लग गया। तो ये टोका टाकी जो सिस्टम है ये व्यवस्था को सुधारता है, चाहे खेती हो या कहीं भी हो प्रशासनिक स्थितियां हो। तो मेरा आग्रह है कि जहां जो भी बात मन में आती है तुरंत प्रतिक्रिया दें। हम सब कुछ चलता है नहीं, जो प्रॉपर है वो चलना चाहिए। अभी विचारधारा के क्रम में हम देखते हैं हमारे किसान भाई का एक बहुत वो है कि वो हमेशा शिकायतों से भरे हुए रहते हैं, उनकी शिकायतें खत्म नहीं होती। अतिवृष्टि हो गई तो शिकायत, सूखा पड़ गया तो शिकायत। लेकिन इसके पहले भी हम लोग देखते थे कि हमारे जो पूर्वज जिससे बड़े बड़े सूखा उन्होंने झेले, बड़ी बड़ी अतिवृष्टियां झेली, उनके पास संसाधन कम थे, उनकी शिकायतें भी कम थी, क्योंकि वो अपना संसाधन पूरी यूनिट खड़ी करके रखे हुए थे। उनके पास चारा, उनका पशुधन, उनका उद्यानिकी, वो जिस रूप में था, आखिर हमको भी वही रूप फिर से खड़ा करना पड़ेगा। मानसिक विचारधारा भी जैविक की तरफ हमको मजबूत करनी पड़ेगी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी हमारी मृत्यु है। अगर विचार का क्रम जैविक खेती का कमजोरी से रखा जाएगा तो निश्चित रूप से रासायनिक खेती हावी होगी, और हम लाख प्रयास कर लें कोई परिवर्तन समाज में ज्यादा आएगा नहीं। अब वो लोग कहेंगे कि एकाएक हम कैसे परिवर्तन कर लें। तो जैसे अभी आप किसी की गुटखा की या किसी भी तरह की लत छुड़ाना है चाहते हैं, तो उसका मनोवैज्ञानिक तरीका है कि भाई आप 20 सुपारी अगर रोज खा रहे हैं तो उसमें 1 सुपारी आप रोज गिन के कम करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे 30-40 दिन में वो उनका गुटखा छूट सकता है। तो खेती का भी वैसा ही है। आपने एक बार की पहले प्रयास में अगर 1 एकड़ में अपन ने 2 ट्राली गोबर खाद डाले हैं, उसके सपोर्टिव में 25 किलो अगर डीएपी या 12-32-16 या जो भी अनुशंसित खाद है वो अगर आपने डाली है तो बहुत ज्यादा हानि नहीं होगा। फिर अगले बार 5 किलो कम करें, फिर अगले बार 5 किलो कम करें, ऐसा करके 2-3 साल में आप विदा हो जाते हैं। अभी मैं देखता हूँ जैविक खेती के भी नॉर्म्स जो आ रहे हैं उसमें इतना क्रिटिकल कंडीशन मेंटेन करने की बात कही है कि हमारे किसान भाई उसमें इच्छुक नहीं है। अब कौन अपनी 1-2 एकड़ की जमीन को 3 साल तक उत्पादन गिराते बैठेगा, और कौन उसका इतना अच्छा सहमति नहीं बन पाती किसानों में। एक समस्या ये भी है, एक मेरे मित्र थे कमिश्नर पस्तौर जी, तो उन्होंने एक बार कहा था कि भाई साहब मेड़े तो मिल नहीं सकती लेकिन आपस में फसलें मिल सकती है। तो मैंने कहा भाई साहब हम लोग समझे नहीं, तनिक पूरा स्पष्ट करें। तो उन्होंने उस समय बताया था कि भाई साहब एक क्षेत्र में 10-15-20 किसानों का जो समूह है वो एक तरह की फसलें लगाएं। तो एक तरह की फसलें लगाने से ये होगा कि जो व्यापारी आएगा उसको बड़ी मात्रा में ट्रक का लोड मिल जाएगा, तो वो अच्छे रेट में खरीदेगा, जगह से उसका माल उठ जाएगा। और जो माल वो कंपनी से खरीदेंगे तो कंपनी से जो बीज दवाएं जो भी खरीदेंगे तो वो कम मात्रा में उनको रेट कम लग जाएगा। तो उनकी ये बात बहुत जांची थी। अभी कुछ किसान हमारे इस दिशा में काम कर रहे हैं, 8-10 लोगों की समितियां बनती है, वो आपस में सेट करते हैं, तो वो लोग सही में ग्रो कर रहे हैं। एक अभी ये कृषि सुधार कानून आए थे, उसमें कुछ तकनीकी खामियां थी, उसको किसान संघ की तरफ से केंद्र सरकार को दिया गया था। तो उसमें एक विषय आया था कि हमारी अनुबंधित खेती का,
अब आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में पेप्सिको और इस तरह की 2 3 4 हल्दीराम जी ऐसी 4 5 कंपनियों का यहाँ आलू लग रहा है। अब ये आलू जो है बाय बैक हो रहा है। तो मैं कल जो प्रवास में था तो मैंने किसानों से उनकी प्रतिक्रिया चाही, तो बोले भाई साहब मार्केट में जो है निरंतर उतार चढ़ाव होते रहता है, इसलिए हम लोग बोले बाय बैक अनुबंधित आलू की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। 5 से 10% बोले किसान जो है अनुबंध के बाहर हैं। अब ये बताइए, हम एक तरफ अनुबंधित खेती की आलोचना करने लगते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन है, कोई चीज अंतिम नहीं होती, कुछ हमें सिखाएं, कुछ हमसे सीखें। अगर किसी क्षेत्र में मेरा अनुभव ज्यादा है तो मुझसे आप लें, किसी क्षेत्र में मेरा अनुभव कम है तो आप मुझे दें। ऐसा एक परस्पर संवाद की स्थितियां अपन कायम रखें और इसको बढ़ाएं। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं, व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी संगोष्ठियां कर सकते हैं। कोई बड़े कार्यक्रम आपको बहुत जरूरी नहीं होते। बड़े कार्यक्रमों के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, अगर वो फेल हो गया तो वो गलत मैसेज जाता है। तो छोटे छोटे प्रयास जो जहां हैं वहां से शुरू करें। इतनी ही बातों को कहकर मैं समय की गरिमा को ध्यान रखते हुए सबको पुनः विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेर सिंह जी 2 मिनट का विषय ले सकता हूं क्या? जी जी। मेरा नाम नारायण सिंह पटेल है। मैं नरसिंहपुर जिले के करकबेल ग्राम से जुड़ा हूं और सम्मानीय मेर सिंह जी के माध्यम से मैं आज पहली बार इस मीटिंग में, इस कार्यक्रम में जुड़ा हूं। जैसा कि सम्मानीय मेर सिंह जी ने कहा, जैविक खेती के लिए, जैविक खेती करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत से किसान तैयार हैं और पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से इस काम को कर सकते हैं। और समस्या आ रही है जैविक उत्पादों की विक्रय की। तो मेरा केवल इतना निवेदन है कि हम सारा कुछ कर सकते हैं किसान, लेकिन जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको एक बार अवेयर करने की जरूरत है। यदि मांग आएगी तो मांग की पूर्ति भी बहुत अच्छी तरह से उत्तम प्रकार के उत्पादों के साथ में किसान कर सकते हैं। इस बात की तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। केवल इतना ही निवेदन मैं करना चाह रहा था। विजयादशमी की सभी को शुभकामनाओं के साथ अपनी बात यही समाप्त करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पटेल साहब। सदन में और किसी हमारे भाई बहन का कोई मन में कोई बात आ रही है तो कमेंट करना चाहते हैं तो सदन खुला है, अपना सदन है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी भाई साहब। ओम राहुल भैया जी 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 भाई साहब, हमारे साथ नारायण पटेल जी जुड़े हैं जिनकी वाणी हमने सुने, और साथ में हमारे जसवीर सिंह जी भी जुड़े हैं लुधियाना, अपने जो जैविक इंडिया अवार्ड के विनर है, 3rd विनर। तो हम उनको भी आमंत्रित करना चाहेंगे कि 2 शब्द कहे, तो फिर आगे हम लोग फिर उनसे भी आगे चर्चा कर सकेंगे। परम आदरणीय जसवीर सिंह को सदन की ओर से पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैनिक युवा हर कार्यक्रम परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हमारे पटेल साहब को और जसवीर सिंह जी को और ऐसे हमारे किसान भाई जुड़े हैं जो देश में अवार्डेड हैं, हो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों को दिशा दे रहे हैं। आप सबको प्रणाम करते हैं और जसवीर जी को जैसे कि हम सबको दर्शन हो रहे हैं, और चाहूँगा कि सदन को मैं अपना कमेंट, अपनी बात और मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय जसवीर जी। शायद नेटवर्क का इशू है। हाँ इशू नेटवर्क का है। आज जैसे वो आ जाते हैं तो उनको आमंत्रित कर लीजिएगा उनके परिचय के साथ। तब तक शायद रमेश मेहरा जी ने अनम्यूट किया था। जी जी ओम। मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि जो देसी बीज की बात हम कर रहे हैं, तो देसी बीज की उपलब्धता में थोड़ी दिक्कत आती है, परेशानी आती है।
तो देसी बीज की उपलब्धता कैसे बढ़े, इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। जी ओम। जैसे कंपनियों के बीज तो पैकेट में जहां बाजार मिल रहे हैं, हमको भी कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए कि बीज की उपलब्धता बढ़ जाए। ओम। जी, देसी बीज की उपलब्धता कैसे हो, हमारे चीफ गेस्ट महोदय सदन में भाई उपस्थित। साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि देसी बीज की उपलब्धता कैसे हो। तो इसके लिए अपने जो किसान समाज के विविध संगठन काम कर रहे हैं, इनके पदाधिकारियों के पास भी जानकारी होती है, और अपने स्थानीय स्तर पर जो अपनी दादी काकी फार्मूला था, पूर्व में जो हमारे परिवारों में बीज लेन देन चलता था, तो अभी हमको पुनः वो प्रयास जागृत करना पड़ेगा। हमको अपने गांव में पता करना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारी वाले गांव में पता करना पड़ेगा, अपने जो परिचित है उनके गांव में पता करना पड़ेगा, और इसकी एक सूची बनाना पड़ेगा कि किसके पास में कौन सा बीज उपलब्ध है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है, और इसको धीरे धीरे हमको विस्तार देना है। इस बात पे विशेष ध्यान दें। अब हमारे को कंपनियां देसी बीज उपलब्ध कराएंगी नहीं, क्योंकि उनका इसमें कॉमर्शियल नुकसान है। तो हम ये सब मिल के प्रयास करेंगे, जहां जिसको जो वैरायटी लगती है वो कहाँ मिल सकती है। हमारा भारतीय किसान संघ भी एक बड़ा मंच है, इन लोगों का भी आप सहयोग ले सकते हैं, इसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। जी धन्यवाद। नरसिंह जी, मेरे पास 2 पते हैं। हेलो। जी बोलिए भाई साहब, आप बोलिए। मेरे पास 2 पते हैं जो देसी बीज रखते हैं बहुत सारी सब्जियों के और बहुत कुछ। तो यदि आप लोगों को चाहिए तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ। दूसरा, हमारे जो राजस्थान के संगठन मंत्री हैं, वो हमारे देसी बीज के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, उनके माध्यम से भी हम ये सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। धन्यवाद। जी ओम। उनके फोन नंबर और वो पते जरूर आप सदन में प्रस्तुत करें। जी, मैं मेर सिंह जी को दे दूंगा। जी जी, आदरणीय हमारे नारायण पटेल साहब ने जैसा बताया है, रमेशचंद्र मेहरा जी का जो सुझाव था, और आज जो मेल सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि हमको टोका टाकी जरूर करना है। अगर हमने टोका टाकी नहीं की तो आज जो स्थिति बन रही है, धीरे धीरे सारे हमारे देसी बीज और देसी संस्कार और किसानों के जो क्रियाकलाप हैं खेती करने के, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। आधुनिक उसमें आ रहा है हमारा किसान। पहले भी हमारे किसान का कायदे से काम चलता था, पूरा परिवार सुखी रहता था, निरोगी रहता था। और आज कितनी परिस्थिति में गुजर रहा है। पहले सरकारें थी, लेकिन सरकार पे हम आश्रित नहीं थी। यह बात आज जो सदन में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। मैं जसवीर सिंह जी आज जुड़ गए हैं, मैं आदरणीय जसवीर सिंह जी को साथ सम्मान आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। भाई साहब, जसवीर जी ट्रेन में है तो उनका नेटवर्क प्रॉपर नहीं जुड़ पा रहा है, वो गोल्डन टेम्पल से आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि अपन 1-2 दिन में उनको ज्वाइन कर लेंगे। जी 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 जी, चलिए। अब मैं किसी का और कोई सवाल हो तो सदन में रख सकते हैं, फिर मैं पतंजलि योगपीठ से आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके पहले अगर किसी का कमेंट हो तो कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हो जाएगा। मैं सत्सम्मान आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और सदन को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को, और सभी को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो दिवस है, हम सब लोग वर्ष में एक बार मनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है, ये याद करने के लिए भी समय होता है और उत्साह के भी, उमंग का भी समय होता है। लेकिन हमें जो बुराइयां हैं उस पर विजय पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहने हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि मेर सिंह जी का पुनः स्वागत है आज की योगाहार के इस धन्यवाद भाई उत्सव में। और जो आपने बातें कल विस्तार पूर्वक बताई और आज संक्षेप में बताई, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और ये बातें भी हमें निरंतर, जब तक कि हम इन बातों का को बार बार इनके ऊपर सुनेंगे नहीं, इनके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, इन विषयों के ऊपर हम
छोटे छोटे कदम नहीं उठाएंगे तब तक के ये चीजें हमारी ऐसे ही चिंतन तक ही सीमित रहेंगी। तो हमें अपने कार्यों में गति लानी है और इस गति के साथ उसका विस्तार भी करना है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें बीजों के विषय पर बातचीत हुई है। बीज हमारा जीवन का आधार है और इस मंच के माध्यम से भी कई हमारे साथी जो बीज बचा रहे हैं, बीज को संरक्षित कर रहे हैं, बीजों का विस्तार कर रहे हैं, बीजों का आदान प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने अपना अपना समय दे करके इस सदन में अपना बात कही है और हमने इस कार्यक्रम के 300वां जो उत्सव है वो बीजों के ऊपर हमने समर्पित किया था। अपने कई हमारे बीज संरक्षक साथी देश के अलग अलग कोने से इस मंच के माध्यम से जुड़े थे। तो वो सारा नेटवर्क है और इस नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। और हम जब 525वां उत्सव 9 अक्टूबर को मना रहे हैं तो पहला हमारा सेशन, जो सेशन का नाम दिया गया है वह है लिसन टू द फार्मर, यानी कि कृषकों के मन की बात का जो सत्र है उसमें से पहला जो सेशन है वो बीज संरक्षण के ऊपर है। मेरे साथी हमारे सबके सहयोगी डॉक्टर भट्ट उस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सुंदर तैयारी कर ली है। और इस योगाहार उत्सव पर जो बीजों का आदान प्रदान हमारा होना है उसकी भी तैयारी उनके द्वारा की गई है। जो भी साथी 9 तारीख को उपस्थित रहेंगे उनके सामने वह साक्षात रूप से, नहीं तो ऑनलाइन भी व्यवस्था उसकी की जा रही है कि वो सारे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण उसको किया जा सके। तो ये तो रही हमारे एक विषय जो है कि बीज, जिसके ऊपर काफी इस सदन के हमारे जो नियमित रूप से सदस्य हैं उनका भी काफी कुछ अनुभव है और वो अनुभव को वो हम बांटते रहते हैं और उसको इस कार्य को और सुव्यवस्थित रूप से और विस्तार देने की जरूरत है। तो जो भी संगठन हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी संस्थाएं जुड़ती हैं और जो व्यक्ति जुड़ते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ये बीज का जो कार्य है बिल्कुल एक जुनून वाला कार्य है। इसमें बिल्कुल हमारे कई साथी जुनून के साथ जुड़ते हैं। अभी कुछ माह पहले हमारे योगपीठ में भी एक हमारे ऐसे ही जुनूनी भाई गुजरात से आए थे और उन्होंने भी कई तरह के बीज का संरक्षण संवर्धन किया और वह भी अपने परिवार के साथ मिलके इसी काम में जुटे रहते हैं कि कैसे बीजों को, जो परंपरागत बीज हैं, जो स्थानीय बीज हैं और जो जैविक तरीके से तैयार किए गए बीज हैं, उनका कैसे आदान प्रदान किया जाए। वो चाहे सब्जियों के बीज हों, चाहे वो दलहनी दालों के बीज हों, चाहे अनाजों के बीज हों, फलों के बीज हैं, कई तरह के बीजों पर हमारे साथी काम कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन का आधार है। इस कार्य को आगे हमें निश्चित रूप से सबके सहयोग से इसका विस्तारीकरण, और हमारी एक साथी जो कि जिनको इस बार जो कि बहुत एक्टिव रहती हैं, उन्होंने मैं देख रहा था, उन्होंने हमें वीडियो भी भेजा था कि उन्होंने इस विषय पर इस बार अपने गांव में, अपने गांव के आसपास और कृषि विभाग के सहयोग से पोषण वाटिकाएं बनाई। पोषण वाटिकाएं इसलिए क्योंकि उसमें पोषण की हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो जो आमतौर से सब्जी और फल और उससे मिलने वाले जितने भी पोषण तत्व हैं, वो जब कमी होती है तो हमें माल न्यूट्रिशन की और इस तरह की जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो द्वारा उगाई गई फसलें हैं उसमें माल न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसमें पोषण तत्वों की कमी होती है। तो ऐसे ही हमारी बहन ने पोषण वाटिका बना करके निरंतर वो काम कर रहे हैं कि अपने अपने छोटे से क्षेत्र में पोषण वाटिका बना करके ये जो न्यूट्रिशन की समस्या है इसका भी निदान करें। तो यह काम केवल अकेले किसी एक व्यक्ति के बस की बात भी नहीं है, इसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा और सबका सहयोग लेना भी पड़ेगा। चाहे वो जहाँ पर सरकार के कार्य के अधिकारी और कर्मचारी जहाँ वो सहयोग कर लेते हैं, कई जगह पर नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन जहाँ करते हैं उसको एक अवसर के रूप में लेते हुए
और जहाँ पर अन्य हमारे साथी जो भी संगठन है, जो भी इसमें अपना सहयोग करते हैं, उनका सहयोग लेते हुए हम इस काम को, इसका विस्तार कर सकते हैं। और छोटी कदमों से, पोषण वाटिका जैसे छोटे कदमों से, छोटे क्षेत्र में होने वाले उससे जो कुछ सब्जियों के बीज हैं, परंपरागत रूप से होने वाली सब्जियां हैं, उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने काम भी किया है। और इसका आदान प्रदान भी करते हुए तो ये काम, इसका विस्तार हो सकता है और लोग इसके प्रति जागरूक हो सकते हैं। हमारे उपभोक्ता भी अपने गमले में अगर एक बीज लगाता है किसी सब्जी का, तो उसको देख करके भी वो उत्साहित हो सकता है और जैविक खेती की तरफ वो बढ़ सकता है। तो जो समग्र रूप से हमारी एक रणनीति होनी चाहिए इस कार्य को करने के लिए, कि जैविक खेती को एक समग्र रूप से देखने की जरूरत है और उसके जितने भी आयाम हैं और जितने भी उसमें सहयोग करने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, सबको संजो करके हमें आगे कार्य करने की जरूरत है। अब इस विषय पर और आज का हमारा योग की कक्षा भी बहुत अच्छी रही है, तो उनका भी, सौरभ जी का बहुत आभार है कि उन्होंने बहुत नए तरीके से आज हमें बताइए। देखिए, आज हम 530 दिन प्लस हमारे हो गए हैं, लेकिन हम रोज नई बातें सीख रहे हैं, रोज नए तरीके से हमें कुछ विचार मिल रहे हैं। बस अब यह है कि उसको हम मनन करें, उसको उपयोग में लाएं, उस पर कार्य करें। तो आज का दिन अब हमारे पास उपलब्ध है कि हम हमारे आज के मुख्य अतिथि ने, और उन्होंने अपने आसपास का जो उनका संगठन बना हुआ है, कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो इन सब शक्तियों को संजोते हुए आज हम भगवान से यही कामना करते हैं कि ये सब शक्तियां मिले और इस देश को, इस देश की मिट्टी को, इस देश के जल को और इससे संबंधित जो भी पोषण से संबंधित चीजें हम करते हैं और हमारे विचारों को जो पोषण मिलता है, ये सब हमारे जीवन को आगे ले जाएगा, हमारे देश को भी आगे ले जाएगा। इन शक्तियों को आगे करने के लिए आज एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम उन शक्तियों का उपयोग करें और उससे हम एक दूसरे को लाभान्वित करें और देश को आगे बढ़ाएं। सदन खुला है और मेरा अनुरोध है कि जो हमारे विचार हैं साथियों के, वो सब लिए जाएं, सबकी बात सुनी जाए और हम साथ मिलकर के आगे बढ़ें। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। ओम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, आपने मार्गदर्शन दिया। आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और जैसा आपने कहा है कि कार्यक्रम इस सदन की दैनिक व्यवहार कार्यक्रम सभी के सहयोग से, व्यक्ति, संस्थान और संगठन सभी के सहयोग से चल रहा है और सबका कार्यक्रम है। एक व्यक्ति या एक संस्था या एक संगठन विशेष का नहीं है, सबको समाहित करके हम चल रहे हैं। हमारे किसान भाई विभिन्न संगठनों से जुड़े, जैसे आज हमारे मेर सिंह जी हैं, किसान संगठन से हैं, और चूंकि किसानों के हित की बात हम कर ही रहे हैं, तो हम सब को मिल करके कोई संस्थान है चलाते हैं, कोई धार्मिक संस्थान चलाते हैं, कोई व्यापारिक संगठन है, कोई सामाजिक हैं, कोई राजनीतिक हैं, जो भी हैं, किसान हम सब कुछ है। और जो किसान हैं वो सब इस संगठन से, इस कार्यक्रम से जुड़े, ऐसा हमारा आह्वान करते हैं हम। और आज का, अगर कल का कुछ व्यक्तियों के कुछ सवाल रह गए थे आदरणीय हमारे सौरभ उनसे, सिंह जी से, तो वो आज सवाल कर सकते हैं, अभी समय है। किसी का कोई सुझाव हो दैनिक व्यवहार कार्यक्रम के लिए तो सुझाव भी दे सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, अपने सवाल भी कर सकते हैं। नारायण सिंह जी भाई साहब। जी जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, हाँ जी आदरणीय नारायण सिंह पटेल जी। जी भाई साहब, कुछ विषय रखिए भाई साहब। नहीं, अभी ऐसा मेरे पास कोई विषय नहीं है। मुझे जो कहना था, एक आग्रह मैंने कर भी दिया है, दोबारा से फिर बोलता हूँ कि जैविक उत्पाद के लिए किसानों से ज्यादा कंज्यूमर को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उस पर हम ध्यान दें, केवल मेरा यही अनुरोध है। दूसरा, जैसे जैविक बीजों की बात कही, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, माननीय मोगी जी का नंबर, और 2 किसानों के और हैं, एक जयपुर से हैं, एक अपने मध्य प्रदेश के गुना जिले से हैं। जी, वो आप सूची बना लीजिएगा और सदन को आप उसको जी बता दीजिएगा कल। जी, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आप सबका धन्यवाद। नहीं, आपको निरंतर अवसर दिया जाएगा।
भाई साहब का मैं परिचय करा दूं, आप प्रांत के दायित्व में हैं। और भाई साहब अपना पूरा परिचय बता दीजिए ना थोड़ा सदन को। मेरे पास भारतीय किसान संघ का प्रांत उपाध्यक्ष का दायित्व है और दूसरा भारतीय एग्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर का मैं मध्य प्रदेश का प्रमुख हूँ। और हाँ, और जो मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद है उसका मैं सदस्य हूँ। और ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट का मैं प्रमंडल का सदस्य हूँ। धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद भाई साहब। आइए जो है छुपा के रख रहे थे आप आदरणीय पटेल साहब। कभी ना कभी तो हकीकत आ ही जाएगी, आप कितनी छुपाएंगे। लेकिन नहीं, मेर सिंह जी को सब पता है, वो बता सकते थे। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। क्योंकि हम कई जी दिनों से सोच रहे थे कि अपना भारतीय किसान संघ, क्योंकि किसानों का जी अपना जो कार्यक्रम चल रहा है, आज 520 दिन हो गए हैं भाई माननीय अध्यक्ष जी। और जी ये कार्यक्रम लगातार स्वैच्छिक रूप से चल रहा है, बिल्कुल जी और जी सभी अपने, और इससे बहुत लाभ भी मिला है, प्रेरणा मिली है किसानों को। और अपनी बात क्योंकि वैज्ञानिक और किसान आपस में संवाद कर रहे हैं जी जी प्रतिदिन बिल्कुल। 1.25 घंटे। भाई साहब ये 1.25 घंटे सबसे पहले हम योग करते हैं, और योग के बाद जी 1.25 घंटे अगर हम किसानी की चर्चा करते हैं तो निश्चित है कि उसका कुछ ना कुछ और एक एक बात किस किसान के दिमाग में क्या आ जाए और वो उसको लेकर के चले जाए। जैसे आज हमारे नर सिंह जी ने बताया कि हमको जी टोका टोकी करना है, अभी अभी बगल से निकल जाते हैं कि बगल वाला किसान कुछ भी होता रहे उसको कोई लेना देना नहीं, कोई भी कुछ हाँ करता रहे उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जी अगर हम जब एक दूसरे के सहयोग की बात करते हैं और अपना कर्तव्य समझते हैं तो जी निश्चित है कि हमें उससे लाभ मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग इसी प्रकार से बस जुड़ते जाएं और इस मार्गदर्शन देते। जैसे अभी नर सिंह जी ने आपने कहा है कि मौका मिलेगा, मौका नहीं, मौका आपको हम सबको देना है। ये सदन अपना है, आपको अधिकार के जी साथ अन्य लोगों को मौका देना है, जी ऐसा जी हमारा बिल्कुल। निवेदन है। बहुत जी अच्छा लगा। भाई जी साहब कुछ आदरणीय, बोलना चाहिए। जी जी राहुल जी। भाई साहब हमारे साथ बहुत वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान संघ के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और काफी दिनों से काम कर रहे हैं, नारायण जी भाई साहब, मेर सिंह जी भाई साहब। तो और क्योंकि जैविक के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी भी है और विपणन के विषय में भी काफी नॉलेज रखते हैं। आज भाई साहब ऐसा है ना कि पूरे देश में जैविक की डिमांड बहुत है, हर जगह जैविक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। उसको हम लोग सिंक्रोनाइज करके किस प्रकार से चैनलाइज करके काम कर सकते हैं, हमें इन सब का अनुभव लेते हुए इसमें आना होगा। क्योंकि मेन जो विपणन की समस्या होती है, मार्केटिंग की समस्या होती है, उसको हम अगर निजात पा लेंगे तो हम अपने किसान भाइयों को दुगुना नहीं 4 गुना रेट दिलवा सकेंगे। बिल्कुल तो सही है। जी नारायण जी भाई साहब, विपणन के विषय में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे कि हम लोग किस प्रकार से अलग अलग शहरों में अपने किसान भाइयों का सामान अच्छे दामों पे, उचित मूल्यों पे भिजवा सकते हैं या बेच सकते हैं। उसमें राहुल जी मुझे लगता है अपन जैसे बड़े शहर हैं, जैसे छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, भोपाल है, ऐसे जो बड़े शहर हैं या जिला केंद्र अपन कह सकते हैं, जिला केंद्रों पे हमको योजना करके हमारा एक व्यक्तिवार है, भले ही हम उसको पेमेंट देना पड़े, या हमारे किसानों में से ही कोई जो लड़के हैं आजकल पढ़ लिख के आ रहे हैं उनको बिठाल के एक हमें केंद्र बनाना पड़ेगा। और विश्वसनीयता के साथ, सबसे बड़ा शब्द इसमें मैंने जोड़ा है विश्वसनीयता। ऐसा ना हो कि हम जैविक के नाम पे और रसायन उधर पकड़ा है लोगों को। तो विश्वसनीयता हमारी इतनी होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100%, भले ही सर्टिफाइड नहीं है लेकिन 100% वो जैविक है। इस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और यदि हम इस तरह के कोई केंद्र खोल पाए और शहरों के अंदर, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उन पे हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और हम अपने प्रोडक्ट बेच सकेंगे। आज सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, जैसे हमारे यहाँ कृष्णपाल जी हैं, उनके पास अभी भी, उन्होंने जो पिछले साल जो गुड़ बनाया था, गुड़ का जो पाउडर होता है, जैगरी पाउडर जिसको कहते हैं, अभी भी उनके पास 12-14 कुंटल रखा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए हमें सब लोगों को मिलकर विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद। इसमें भाई साहब एक चीज और महत्वपूर्ण रखती है कि जो पैकेजिंग होती है हमारे सामान की, कृष्णपाल जी का जी गुड़ तो बहुत अच्छे से पैक करते हैं वो, और उनका मार्केट बन रहा है, फिर भी उनके पास इतना सामान रह जा रहा है। तो हाँ हमें थोड़ा अपनी पैकेजिंग के लिए भी ध्यान देना होगा, क्योंकि दिखावा भी बहुत जरूरी होता है कस्टमर के पास।
हमारा हाँ माल जी, तो हाँ। अच्छा ही हो, गुणवत्ता के साथ साथ अगर हम लोग पैकिंग के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, उस पे किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि किसानों के पास दूसरे काम बहुत रहते हैं। वो हाँ, खेत से सिर्फ माल निकालने के पीछे लगा रहता है, लेकिन फिर जो उसको विपणन होना चाहिए उस पर ध्यान वो उतना नहीं दे पाता, परसेंट ऑफ ध्यान कम हो जाता है। नहीं वो सही बात है ना, विपणन और उत्पादन दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो विपणन की हमारी सेपरेट व्यवस्था हमें बनाना पड़ेगी। और फिर पैकिंग वगैरह तो बहुत सहज काम है, उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। हम जैसी जी पैकिंग चाहेंगे वैसी पैकिंग हो सकती है। सभी ओम। जी तो राहुल जी आप हाँ, सही राहुल जी आप सही कह रहे हैं। इसमें जो पैकेजिंग का काम है ये इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी इसमें समस्या क्या आ एक जाती है भाई साहब कि जब हम लोग पैकिंग करने जाते हैं तो किस वस्तु से पैकिंग करना। अब चूंकि नारायण जी भाई साहब को अनुभव है, तो एक सत्र इस प्रकार से लिया जाए जो हम लोग सिर्फ पैकेजिंग पे काम करें और सस्ते दाम पे, कम कीमत पे अच्छी गुणवत्ता का पैकिंग अपन अपने मटेरियल का कैसा किया जा सकता है जो बाजार में हम लोग भेज सके। इससे एक बहुत अच्छा ये सुंदर सत्र हो सकता है। राहुल जी, ये जो जैविक जी का बिल्कुल। पैकिंग का मटेरियल आता है ना, वो बिल्कुल फूड ग्रेड का होना चाहिए। और वो सस्ता नहीं होता, वो सामान्य से महंगा ही होता है। भाई साहब किसानों को अफोर्डेबल भी होना चाहिए, वो चीजों पे ध्यान देना हाँ, होगा ना। वो देखना पड़ेगा। जब ज्यादा क्वांटिटी में डिमांड आएगी उसकी अपने बीच से, तो हो सकता है कुछ कम हो उसके रेट। लेकिन आज की तारीख में यदि हम बात करें तो जो फूड ग्रेड का पैकिंग मटेरियल है वो सामान्य से महंगा है। मेर सिंह जी भाई साहब ने जिस प्रकार का विषय रखा था कि अभी जो प्लास्टिक के बैग यूज हो रहे हैं उसके जगह अगर हम लोग जूट के या हमारी जो ट्रेडिशनल पहले जो यूज होता था जो बायोडिग्रेडेबल रहे और जो प्रकृति के साथ संवाद करने वाला रहे, ऐसा फूड ग्रेड मटेरियल अगर हम लोग यूज कर सके तो भी हाँ, बेहतर होगा। बिल्कुल। जी भाई साहब आगे सत्र। बहुत जी बहुत तो सुंदर राहुल भैया। जी मेहरा जी एक नरसिंहपुरम मिनट। से जी पिछले जी बार मेहरा हमने जी। जब पीडीएस सर्टिफिकेशन के कुछ किसानों को जो प्रशिक्षण दिया और उन्होंने कन्वर्जन के बाद जब धान लगाई, तो समस्या ये पैदा हो गई है कि किसान चाहता है कि उसको जो है एकदम से उसका माल बिक जाए, उसे राशि मिल जाए। जैविक में यह हो रहा है कि धीरे धीरे सामान बिकता है, इस पर भी कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि एक साथ नहीं बिकेगा तो किसान जो है फिर वो अपनी पूर्ति कैसे करेगा। जी आदरणीय जो मेहरा जी ने बोला है ठीक है। और अभी जो सुझाव आ रहा है पैकिंग पर, हमारी मार्केटिंग का मुख्य एक कदम है पैकिंग। क्योंकि हम जब बाहर घर से निकलते हैं तो हमारे कपड़े हमारा बताते हैं कि हम कपड़े क्या पहने हैं, कैसे पहने हैं। और पैकिंग हमारा उत्पाद हमारा पैकिंग पर निर्भर करता है, ये बात सही है। क्योंकि आज जो कंपटीशन का ज़माना है, जो विदेशी कंपनियां हैं, केमिकल वाली कंपनियां हैं, वो पैकिंग पर अधिक पैसा खर्च करती हैं। लेकिन अभी हमारा उनसे मुकाबला है। क्योंकि जो हरित क्रांति के नाम पे किसानों की भी कुछ जो सोच बढ़ गई है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो जैविक किसान हैं उनका जो दाम है वो जो चाहते हैं उनका लक्ष्य सिर्फ हमारा 20% का अधिक का हो। दूना चौगुना के भाव हमारा जैविक उत्पाद बिके, ये भाव अभी हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेंगे। क्योंकि ये हमारा चाहे कुछ भी कह लो, इसे जैविक क्रांति, जैविक खेती जन आंदोलन के, अगर हम आंदोलन के जो एक साथी बनते हैं, आंदोलन का हम कदम रख रहे हैं, तो आंदोलन करने वालों को कुछ त्यागना पड़ता है। हमारे जैसे नारायण पटेल जी जुड़े हैं, जसवीर जी हैं, मेहर सिंह जी हैं, राहुल जी, विभिन्न जो संगठन जैसे चलाते हैं, हम संगठन में कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये भी हमारा एक संघर्ष है। ये आंदोलन जो जैविक आंदोलन चल रहा है इसमें हमें अभी संघर्ष करना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। कुछ जितना हमारी जमीन 100-50 एकड़ 10-20 एकड़ है, अगर हम 2 एकड़ का उत्पाद अगर हम बेच रहे हैं तो हमारा 20% का अधिक का हम लक्ष्य लेके चलें। उपभोक्ता को आदत बनाना है, पहले उसको उपयोग करने के लिए उसका लाभ जाने, फिर जब वो बन जाएगा, आदी हो जाएगा, तो फिर हमारा उत्पाद का जो मूल्य है, जो लागत से हमारा मूल्य अधिक है, वो मिलेगा।
अब हमें कैसे करना है, जैसे छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, बड़े बड़े शहर हैं जो, उन शहरों में हमें जैविक मंडी की स्थापना और हो जाएगी। भारतीय किसान संघ, पतंजलि योगपीठ और विभिन्न जैसे गायत्री परिवार है, अन्य जो बड़े बड़े संगठन हैं, हम सबको मिल करके एक विचार विमर्श करके, मीटिंग करके, और सरकार को कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और सरकार तुरंत अपनी बात मानेगी और हम बड़े बड़े शहरों में एक मंडी की स्थापना करें। और वहाँ जो भैया ने बताया है कि उसका उत्पादन ईमानदारी से जैविक होना चाहिए। अगल बगल के पड़ोसी जो हमारे किसान हैं, उन पड़ोसियों के नंबर भी उसके पास हों। जैसे कल नरसिंह जी ने बताया था कि पंचनामा बनाना चाहिए कि हमारा इतना इतना हम उत्पाद इतने एकड़ में कर रहे हैं। इस प्रकार की पारदर्शिता भी होना चाहिए। इटारसी में जैसे नर्मदापुरम के इटारसी में जो हाट बाजार लगा जैविक, उसमें जैसे सभी को पता है कि हेमंत जी, रमेश चंद्र जी मेहरा या शरद वर्मा जी या रामकृष्ण रघुवंशी जी या प्रदीप राज वर्मा जी, ये जैविक उगाते हैं। अगल बगल को पता है, वो जो है जाके मंडी में बैठते हैं। तो ये भी एक प्रामाणिकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमें लगता है कि जैविक की ओर हमारा जो मार्केट की समस्या है, मार्केट बिल्कुल यही उपभोक्ता हैं चाह रहे हैं कि हम जैविक उत्पाद का सेवन करें। किसान चाह रहा है कि हमारा उत्पाद बिके, परंतु अभी दोनों का समन्वय नहीं बन पा रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो कांटेक्ट हमें करना है, आपस में एक दूसरे से समन्वय बनाना है। और एक मार्केटिंग के ऊपर मैं चाहूंगा कि एक दिन सदन, एक दिन क्या 2 दिन भी लग जाएं, तो सीधा मार्केट के ऊपर ही अपना सदन में चर्चा हो, तो इस शायद हमें लगता है कि इसका समाधान अपन ढूंढेंगे। क्योंकि कई विचार आएंगे, कई सुझाव आएंगे, उन पर हम अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारे कदम जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम इसमें सफल होंगे। और सदन में किसी भाई का मार्केटिंग के ऊपर कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री ओम जी ओम। मैं भी अपना एक अनुभव यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ मार्केटिंग के ऊपर। पिछले साल मैंने 2 साल पहले मैंने ब्लैक राइस उत्पन्न किया था अपने यहाँ, लगभग 40 कुंटल। 6 महीने तक मेरे पास कोई ग्राहक ही नहीं आया। मैंने बहुत सी जगह ले गया, दिल्ली मेला ले गया और इंदौर मेला भी ले गया। 75-100 किलो लेके जाए, 20 किलो बिकता था। बहुत परेशान कि 40 कुंटल माल खराब, क्या करूं मैं। मैंने एक उपाय निकाला। नेट से बहुत से किसानों, बहुत से जो उपभोक्ता हैं जो माल लेते हैं, उनके नंबर नोट किए, उनको पर्सनली फोन किया। कई लोगों को फोन करने के बाद 4-5 संस्थाएं या किसान मेरे पास में से संपर्क किए और चावल देने की उन्होंने बात की। और 2 किसानों ने ही मेरा पूरा माल ले लिया। रेट जरूर कम थे, किंतु मैं अपना माल बहुत अच्छे से बेच पाया। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है ब्लैक राइस बेचने में। उसके लिए मुझे कम से कम 8-10 दिन तो मैं नेट पर लगा रहा, कैसे ढूंढूं, किसको ढूंढूं। बहुत लोगों से बात संपर्क करने के बाद 2 किसान मिले तो उन्होंने मेरा पूरा माल ले लिया। धन्यवाद। आपका क्या भाव बिका था ये? सॉरी आदरणीय, क्या बोल रहे आपका थे? क्या भाव बिका था जी? मेरा कहीं 70, एक जन ने 70 रुपए किलो लिया था, इसने 60 रुपए किलो। जी, अमूमन ये देखने को मिलता है ना कि किसान चाहता है कि मुझे वो रेट मिले जो मार्केट में दो ऑर्गेनिक की, जो जैविक की दुकानें हैं जहाँ पे बिक रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो साधारणतः जिसका भाव 100 रुपये है, वो 200 रुपये भी रहता है, वहाँ पे दुगुना भी रहता है, कभी कभी 2.5 गुना भी रहता है, 1.5 गुना तो रहता ही है। 1.5 गुना से ऊपर तो रहते ही हैं इनके भाव। जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में बड़े बड़े शहरों में बिक रहा है, और करीब करीब 15-20 कंपनियां तो रेपुटेड कंपनियां हैं जो इस का बिजनेस कर रही हैं। और ये देखने को भी मिला है कि वो किसान से का सर्टिफिकेशन करते हैं और उसका खर्चा भी उठाते हैं सर्टिफिकेशन का, और ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 20% रेट ज़्यादा वो किसान को दे के खरीदते हैं, और फिर वो मार्केट में आता है तो दुगना या 1.5 गुना हो जाता है।
तो किसान को ये लगता है कि बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। लेकिन मैंने जब प्रक्रिया देखी है, कोई व्यक्ति दिल्ली में एक अच्छी जगह पे दुकान खरीदता है तो उसका किराया ही 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये मंथली होता है, और उसमें एक स्टाफ, प्रोसेसिंग और ये सब चीज़, पैकिंग इत्यादि का खर्चा ही 20% आ जाता है। फिर उस किसान से जो माल मिलता है वो साफ नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी एक मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं, क्योंकि 20-30% तो वैसे ही 20%, 15-20% वैसे ही उसका कॉस्ट बढ़ जाती है। हाँ, डेफ़िनिटली प्रॉफ़िट होता है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट ऑर्गेनिक का मार्केटिंग का है वो एक्सपोर्ट में है। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, और कई एनबीआरएल है। ये कंपनी जो है 500-600 करोड़ का केवल धान ही, जो ऑर्गेनिक धान एक्सपोर्ट करती है, और उनके करीब-करीब 20,000 किसान हैं जो सर्टिफ़ाइड हैं। और तो प्रक्रिया तो वही होनी है कि किसान, ये जो प्रमाणीकरण जो है ये सस्ता कैसे हो, क्योंकि प्रमाणीकरण की भी एक बड़ी कॉस्ट आती है। उसका एक अल्टरनेट तो पीजीएस प्रमाणीकरण है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट में सरकारी स्तर पर पीजीएस प्रमाणीकरण किया जा रहा है, और उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर नॉन पेरिसेबल, जैसे दालें हो गई, राजमा हो गया, या मंडुआ, झंगोरा, या चावल, इसका एक पैकिंग गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित की गई है, जिसपे लोगो इत्यादि है। और वो यहाँ पे जो जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पे जो दुकानें खोली गई हैं, वहाँ पे बिकता भी है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अ, ये जो ये जो मार्केट अभी चल रहा है इंडिया में ऑर्गेनिक का, और बड़ी-बड़ी कंपनियां जो इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े-बड़े संस्थान जैसे मुरारका फाउंडेशन और इत्यादि, इनका एक सिस्टम है। ये पहले किसानों का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, उसकी कॉस्ट भी काफ़ी आती है, और फिर उस ग्रुप से लेते हैं, बाय बैक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस समझ लो, और फिर मार्केट में अभी तक ये प्रक्रिया है, और एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर किसान संगठन ये काम करना चाहें तो एफपीओ के माध्यम से जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के, या फिर संगठन बना के, मैंने महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे पहले पूंजी की जरूरत पड़ती है, तो पूंजी के लिए कहाँ जाएं, तो महाराष्ट्र में मैंने एक मॉडल देखा है। वहाँ पे ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील तालुका स्तर, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्तर पे एक ऐसा लिंकेज है। उसमें समितियां हैं जिनको फाइनेंस करती है गवर्नमेंट, और उसको रिवॉल्विंग फंड कहते हैं वो। तो जिला स्तर पे बड़ा रिवॉल्विंग फंड होता है, फिर ब्लॉक स्तर पे छोटा होता है, फिर ग्राम स्तर पे, तो वो रिवॉल्विंग फंड का ब्याज भी उनको देना होता है। सरकार जो है उनको पॉइंट लगभग फ्री में देती है जिला स्तर पे, लेकिन जिला स्तर वाले ब्लॉक स्तर को 1% या 0.5% पे ब्याज पे पैसा देते हैं, और वो फिर गांव को 1% ब्याज पे, इस तरह का है, लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए। तो ये एक व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए कि जब कोई किसान संगठन और ये एफपीओ विशेषतः, इनको एक रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध किया जाना चाहिए, बड़ा रिवॉल्विंग फंड, ताकि वो जो ये समस्या है कि किसान, ये भी मैंने बहुत किसानों से जब बात की, तो किसानों का कहना ये था हमारा माल जैविक होता है, वो धीरे-धीरे बिकता है, और पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ गया। जबकि जो केमिकल वाला है वो तो सीधे मंडी में डाला और पैसा जेब में भरा, वो अपना काम कर लेता है, हमारा पैसा थोड़ा-थोड़ा करके आता है, और वो पता नहीं चलता है कि, जबकि ज़्यादा आता है, लेकिन वो पता ही नहीं चलता है। तो उसमें किसान को एकमुश्त ये संगठन, एफपीओ हो या किसी तरह का भी समिति हो, किसी तरह का भी संगठन हो, उसका लिए एक रिवॉल्विंग फंड किस तरह से जनरेट हो, रिवॉल्विंग फंड की प्रक्रिया क्या होगी, वो हमें सरकार से इसकी या स्टेट गवर्नमेंट से इस बारे में बात कर सकते हैं कि एक रिवॉल्विंग फंड दिया जाए, जिसका ब्याज भी दिया जाएगा 0.5%, 1%, इस तरह का ब्याज भी, या दो बहुत कम ब्याज पे वो रिवॉल्व, ताकि उनको भी नुकसान ना हो। तो उस रिवॉल्विंग फंड से जो किसान जैविक हैं, जो ग्रुप में जो जैविक किसान हैं, वो अपना पूरा माल बेचें संगठन को,
और उनका एक प्रोसेसिंग जैसे कि एफपीओ के माध्यम से हो ही रहा है, प्रोसेसिंग पैकिंग का एक सिस्टम हो, तो और पैसा जो है गवर्नमेंट से मिले रिवॉल्विंग फंड के रूप में, फिर वो वापस हो जाता है एक निश्चित, जैसे कि अभी केवाईसी है, ये क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड है, इसी तरह का बड़े स्तर पे होना चाहिए, जो करोड़ों के स्तर पे रिवॉल्विंग फंड, ताकि उन किसानों को पैसा टाइम पे दिया जाए और उनका भी जो जैविक किसान है उनका उत्पाद तुरंत खरीदा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका उत्पाद 10-20% ज्यादा रेट पे ही खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि फिर हम अगर इस मार्केट जो अभी चल रहा है इंडिया में, उसमें हम अगर जो कंपनियों का जो रेट है, उससे हम कम रेट पे अगर दे पाए तो बहुत तेजी से, कम रेट क्या, बहुत कम रेट पे दिया जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा मार्जिन बहुत है, तो वो कम रेट पे अगर बहुत तेजी से पूरे इंडिया में ये फैलाया जा सकता है। और जरूरत इस बात है कि इस दिशा में सोचने की और इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है सीरियसली, किसानों के हित में, न कि एक कंपनी या एक व्यक्ति के हित में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि जो कंपनियां आज बहुत अधिक पैसा लेती हैं और उसका समाधान हम कर पाएंगे। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने अपना हेड दिया है, आप अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें सदन में बहुत बार चर्चा भी हुई है। कुछ सुझाव हमने पहले भी दिए थे, उसी को दोहराता हूँ, क्योंकि आज बहुत से साथी अलग अलग संगठनों से और विचारधारा से जुड़े हुए हैं। एक लिज्जत पापड़ का मॉडल जो बहुत यहाँ पे मतलब सक्सेसफुल करके साबित हुआ है। पापड़ बनाने वाली हजारों गृहिणियां हैं, अलग अलग देहातों में है, लेकिन ब्रांड एक ही है। चाहे वर्धा से जाओ, नागपुर में जाओ, दिल्ली में जाओ, लिज्जत नाम से ही वो ब्रांड चलता है। मेरा छोटा सा सुझाव है कि हम कितने भी अलग अलग स्टेट्स के रहो, लेकिन ब्रांड हमको बनाना पड़ेगा और ब्रांड बड़ी बड़ी मात्रा में उसको पॉपुलराइज करना पड़ेगा। वो पॉपुलराइज करेंगे तो ही वो कंज्यूमर को पता चलेगा। अलग अलग एफपीओ अपने अलग अलग ब्रांड बनाए और उसके माध्यम से मार्केटिंग करे, यह थोड़ा मुझे यानी इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखती है, क्योंकि आज मार्केटिंग का जो जमाना है, जितना बल्क में रहेगा, बल्क में इकट्ठा होगा, तो ही उसकी पब्लिसिटी कंज्यूमर तक होगी। और कंज्यूमर तक पब्लिसिटी करने के लिए जो डिजिटल मीडिया है, टीवी मीडिया है, इसके माध्यम से ही कंज्यूमर तक जाएगा। छोटे छोटे एफपीओ अपनी उतनी पब्लिसिटी नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई हम जो भी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे संगठन है, कुछ नॉर्मल, जैसा अभी रावत जी ने भी बोला कि कुछ ऐसा फंड बनाया जाए जिसमें सरकार की भी सहायता देवे और कुछ संगठन भी इसमें अगर जुड़ जाते हैं, और जैसा मदर डेयरी है, अमूल है, इनके ब्रांड बन गए, उनके उत्पादक का तो हजारों किसान है। तो इसी तरह हजारों किसान, सर्टिफाइड किसान, वो चाहे पीजीएस वाले हो, जो भी हम सिस्टम तय कर लेंगे, और प्रमाणीकरण वाले किसान अलग अलग जगह पे बल्क में हम माल देंगे। माल देने के बाद में उसी का प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग अगर होता तो उसमें पत्थर, काड़ी, कचरा वगैरह सब निकल भी जाएगा। बड़े इस पे जैसा सीड प्रोसेसिंग होता है, ग्रेन प्रोसेसिंग के बड़े बड़े सेंटर्स खुल जाएंगे, और वहां पे इकट्ठा माल होके वहीं पे अगर बैगिंग, टैगिंग, ब्रांडिंग ये सब होता है, और वो माल यदि वितरित अलग अलग जगह से होता है, तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी बड़ा फायदा होगा। इसके लिए छोटे एफपीओ जो सस्टेन कर सकते हैं वो अपनी जगह पे काम करे, लेकिन हमको लिज्जत है, अमूल है, इस तरह के मॉडल के बारे में भी बड़े गंभीरता से सोचना चाहिए। यही मैं बात रखना चाहता हूँ और मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, परंतु आपने सुझाव क्योंकि दिया। बात चल रही है तो मैं एक चीज और थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि ये तो बहुत बढ़िया है कि एक ब्रांड हो पूरे इंडिया में, सभी लोग जुड़े और एक ब्रांड पर उसको मैनेज करना है, क्योंकि कहाँ कौन जो है केमिकल वाला प्रोडक्ट मिला के बोलेगा मेरा जैविक है, तो वो ब्रांड ही बेकार हो जाएगा। तो ये समस्या आती है ब्रांडिंग में, क्योंकि बहुत जब फैल जाता है तो फिर उसका कंट्रोलिंग सिस्टम भी
बहुत तगड़ा होना चाहिए कि जो माल खरीदा जा रहा है वो कैसे पता चले कि ये ऑर्गेनिक ही है, क्योंकि वो सिस्टम बहुत एक यूनिक सिस्टम होता है। पीजीएस में भी इतना स्टाफ और इतना वो नहीं है कि उसको एकदम देखा जा सके। तो एक ही तरीका होता है कि उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाए। तो अभी तक जो इंडिया में 30, 35, 40 लैब हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का क्या कहते हैं एनालिसिस करते हैं, उनका मैंने देखा तो मिनिमम अगर कम से कम भी एनालिसिस कराएं तो 5,000 रुपये पर सैंपल पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा है। और तो जो आज की जरूरत है वो, जैसे हम मंडी में जाते हैं, मैंने राजस्थान में देखा कि फट से वो लैब करा लो जी, ये सरसों में कितना तेल है, कितना परसेंट तेल है, ये तो वहां पे मंडी में ये फैसिलिटी होगी है। तो इस तरह की लैब और बहुत सरल प्रक्रिया जो कि 100-200 रुपये 500 रुपये लगा के एक पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट में कुछ केमिकल तो नहीं है। ये प्रक्रिया सरल होनी चाहिए ताकि बेसिक चीजें जो पता हो कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक ही है और बहुत सस्ता हो इस तरह का, ताकि जो भी किसान आए अपना सामान लेके और वो दावा करे कि मैं ऑर्गेनिक हूं, तो तुरंत टेस्ट भी हो सके और हैंड टू हैंड हो सके। इस तरह की आ, प्रक्रिया, इस तरह की मशीन या इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम किया जाना चाहिए। और शायद मुझे एक दफे जी बताया गया था कि पूरी इसमें जी जी काम जी कर रहे हैं कि जी जी रावत जी, मैं बताना जी चाह रहा जी हूँ। सॉरी, मैं इंटरफियर कर रहा हूँ बीच में। मैं बताना चाह रहा हूँ, एक तो देखिए हमारा कितना वृहद अनुभव है। मैं उसको अगर दूर से देखते हुए, उसमें घुस करके नहीं, कि हमारे पतंजलि समूह का जो अनुभव है, ब्रांड के रूप में कह देंगे, सामान को खरीदने के दृष्टिकोण से कह देंगे, तो बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे उसमें फेलियर्स भी हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से ही अचानक से हम किसी ने सोचा और अचानक से एक ब्रांड खड़ा हो गया और उसकी सारी चीजें भी चल रही हैं। तो बहुत सारे इसमें परिश्रम करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और फिर भी अगर हम जैविक के ऊपर बात करते हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा हो जाती है। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसके ऊपर भी अगर हम भी कहें कि हम एक ऑर्गेनिक का करते हैं, तो उसकी जो जटिलताएं हैं और ज्यादा हो जाती हैं, जो सामान्य सामान को खरीदने और बेचने से भी ज्यादा हो जाती है। और एक बड़ा सिंपल सा थंब रूल है कि जब भी आप सामान को बेचेंगे और बड़े उसमें ले जाएंगे, एग्रीगेट करेंगे, आप 50% उसकी जो मार्केट में है उससे कम 50% में जब आप खरीदेंगे, तब उससे संबंधित बाकी जो खर्चे हैं वो निकल पाएंगे और आपका जोखिम का भी कुछ चीजें को आप संजो सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज में जोखिम है। सामान आपका खराब भी हो सकता है, आपका सामान नहीं भी बिक सकता है, एक्सपायर हो सकता है, पैकिंग खराब होने की वजह से वो टूट फूट हो सकती है, हानि हो सकती है। और भी इस व्यवस्था को चलाने के लिए जो स्टाफ की जरूरत पड़ती है, जो गुणवत्ता रखने की जरूरत पड़ती है, उन सबके खर्चे तो जितना बड़ा सोचे बढ़ाएंगे, जितना बड़ा करेंगे, उतना ही उसके अनुपात में उसके खर्चे भी होंगे। कुछ खर्चे बढ़ेंगे, कुछ खर्चे कम होंगे। तो मेरा ये मानना है अपने अनुभव के आधार पर कि ये जो जैविक वाला काम है ये ऑर्गेनिक तरीके से होना चाहिए। और ये इसका जो हमारे प्रिंसिपल हमें करना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। उसका मेरा ये मानना है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा सुंदर है। जो मैनेज किया जा सके स्वयं काफी हद तक के, जिस पर नियंत्रण किया जा सके, ऐसी व्यवस्थाओं को जब कई सारे हमारे संगठन कृषक मिलकर के अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जहां उनका नियंत्रण में जहां पर वो कर सकते हैं, जब उस अनुभव से वो पारंगत होंगे, तब साथ मिल करके वो एक बड़े ब्रांड के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने लोगों से बातचीत की है। और इस विषय पर हमारे एफपीओ आजकल काम कर रहे हैं। मैं कुछ एफपीओ के जो ग्रुप्स हैं उनका भी मैं सदस्य हूँ उसमें।
मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, तो मैं उनसे भी सीखने का प्रयास करता हूँ कि जो एफपीओ जिसमें संगठन 300 से लेकर के कई हजार लोगों के जो संगठन हैं, जो कि अपने सामान को एग्रीगेट कर रहे हैं, जो सामान से संबंधित जो अपने उत्पाद से संबंधित तकनीकी जानकारी ले रहे हैं, उसका विपणन भी कर रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, और कई विक्रेताओं के साथ स्थापित भी कर रहे हैं अपने संबंध, और अपने काम को करने के लिए पैसे का भी मदद ले रहे हैं। तो उनके क्या अनुभव हैं? क्या वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं? और इसमें से कुछ एफपीओ बहुत पुराने भी हैं, वो कई वर्षों से उनका प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन धीरे धीरे उनको अपने अनुभव वो गेन कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके अंदर यह क्षमताएं विकसित हो जा रही हैं, धीरे धीरे उनकी जो कैपेबिलिटी और उनके अंदर जो उनके कार्य करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो किसान स्वयं हो, उनकी क्षमताओं का भी धीरे धीरे अनुभव आधारित क्षमता वृद्धि और उनका हो जा रहा है, पारंगत होते जा रहे हैं। कुछ चीज में वो पारंगत हो जा रहे हैं, और कुछ चीज में उनके अभी भी पेन एरियाज हैं, मतलब यहाँ पर उनको दुख दर्द उनके लगे हुए हैं, जो कि हमारे और किसानों के जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। लेकिन ये बात निश्चित है कि हमारे जो इतने भी एफपीओ के हमारे साथी हैं, धीरे धीरे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उनके कदम है, एकदम से किसी ने छलांग नहीं लगाई और वो सब कुछ परफेक्ट हो गया। जो अभी पुराने भी हैं, उनके भी उनको अपनी क्वालिटी मेंटेन करने में काफी क्षमता और मतलब उनकी शक्ति लगती है। तो ऐसा भी अनुभव है। अब इस विषय में जो हमारे किसानी से संबंधित कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें हमें तकनीकी जानकारी की और आवश्यकता होती है। मुझे लगता है मेरे अनुभव के आधार पर जो सब्जेक्ट बड़े सेंसिटिव हैं, जैसे वित्त है, जैसे पैकेजिंग है, जिस पर हम बातचीत कर रहे थे, इसमें तकनीकी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और बिना तकनीकी ज्ञान के अगर हम खाली अपने परसेप्शन के आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं, तो उसकी जटिलताओं को बिना समझे हुए, तो कई बार हम हमारे मन में हमें लगता है कि ये काम तो बड़ा आसान है, हमें पैसे ले लेंगे और उसको बांट देंगे। लेकिन ये जितना काम आसान है, उतना ही कठिन उसका क्रियान्वयन भी है। और पैसे जैसा काम तो अपने आप में सबसे जटिल काम। और सरकार की जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, एफपीओ की जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और भी जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी बड़े सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा सावधानी। एक पैसे का इधर उधर हेर फेर हुआ तो पता लगा कई सारे आरोप भी लग जाते हैं कि ये घोटाला कर दिया, अध्यक्ष जी ने हमारा घोटाला किया, पैसे लिए और हमें नहीं मिला। ऐसी भ्रांतियां भी हम पैदा कर देते हैं। लोगों के मन में परसेप्शन की बात है, इसमें किसी को रोका भी नहीं जा सकता है। तो इसमें जो भी काम है, बड़ा सिस्टमैटिक और छोटे स्तर से अनुभव लेते हुए और विशेषज्ञ की सलाह लेने के उपरांत ही इसमें किया जाए, तो यह उचित रहता है। और इस कार्य को करने में पूर्व में जो अनुभव है, उनको भी संजोते हुए अगर हम काम करते हैं, तो हमारे जो फेलियर की चांसेस हैं, वो कम हो जाती हैं। तो यही जो चीजें हैं इन विषयों पर, जो बहुत टेक्निकल नेचर के हैं, सेंसिटिव नेचर के हैं, मेरा अनुरोध है कि इस सदन में हम ऐसे व्यक्तियों को भी आने वाले समय पर बुलाएं। मैं भी उस विषय में प्रयास करूंगा, जो कि इसमें इन्होंने काफी समय लगाया है, और इन्होंने इस बारीकियों को समझा है, और समझते हुए लोगों के साथ जो उनका आदान प्रदान हुआ है, या लोगों की जो मेंटालिटी हुई है, और मतलब जो जिसको कि पैसा दिया गया है, उसमें किस तरह के जोखिम उन्होंने देखे, क्या क्या जोखिम के उनके प्रकार रहे, और कैसे उन परिस्थितियों से उनका कैसे निपटारा किया गया। और एक सर्वसम्मत ऐसी कौन सी प्रणाली विकसित की गई जिसमें कि सबके लिए एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड की तरफ वहां पर लोग काम कर सकें, परफॉर्म कर सकें। यानी किसी को वित्त की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए क्या क्या कदम है, कदम नंबर 1 से लेके 10 तक के, जब तक कि वो पैसा वापस नहीं हो जाता है, तब तक के उनको क्या क्या काम करना है। तो ये काम अपने आप में एक बैंकिंग क्षेत्र में कह देंगे, और अब तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं, और आपके बाकी और भी जो संस्थान हैं, कई सारे संस्थान केवल एफपीओ को, किसानों को लोन देने का ही काम कर रही हैं, या उनको कुछ ग्रांट देने का काम कर रही हैं, इक्विटी ग्रांट देने का काम कर रही हैं। उसमें हर एक विषय में जटिलताएं हैं, इसमें आसान नहीं है।
मैंने भी एक ऐसी कंपनी में काम किया जिसमें किसानों को लोन देते थे, तो मुझे मालूम है उसकी कितनी बारीकियां हैं। और जब लोन तो दे दिया, लेकिन उसका वो जब वापस नहीं आया, एक किश्त वापस नहीं आई, तो फिर किस तरह की स्थितियां होती हैं और उसमें किस तरह की स्थितियों से फिर गुजरना पड़ता है। चाहे स्थिति कोई भी हो, अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, तो उसमें फिर हमें बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है। तो ये सब काम को करने के लिए जो जटिलताएं हैं और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में पूर्ण रूप से समझ बनाने के उपरांत ही हम इसमें छोटे छोटे जब कदम उठाएंगे, तब जाकर के हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें कई तरह की चीजें हैं। कई बार निष्क्रिय भी हो जाते हैं लोग, कई बार और भी कई सारी चीजें उसमें आती हैं। कई बार जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से भी शिथिलता होती है। तो ऐसा करते हुए इसमें जो पैसे वाला काम है उसमें एक अपनी तरह की समस्याएं हैं। इस तरह मार्केटिंग के जो पैकेजिंग मटेरियल है, बिल्कुल सही बात है, जो पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है, जितना ज्यादा लुभावनी लुभावनी जो बातें होती हैं, जो कंज्यूमर को अच्छी लगती हैं, लेकिन उसकी एक लागत भी तो होती है, एक कीमत होती है। अगर आपको प्रिंटिंग करानी है तो आपको सिलेंडर बनाने हैं उसके। प्रिंटिंग ऐसे थोड़ी हो गई कि आपने अपने कंप्यूटर से निकाला, उसका प्रिंट कर दिया। अगर आपको प्लास्टिक के पन्नी में उसका डिजाइन बनना है, उसमें कई सारी चीजें हैं, उसमें क्या लिखना है, उसको किस तरह का मटेरियल यूज होना है, उसमें प्लास्टिक यूज होगा या कागज यूज होगा, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। जब तक कि इन चीजों की बारीकियों को हम नहीं समझेंगे, तब तक कि हम उसको आगे क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। और जितनी अच्छी क्वालिटी के ले जाएंगे, लागत उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका 20% लागत तो कई बार पैकिंग मटेरियल की ही हो जाती है। जितनी लागत का मूल्य वो है, उससे 20%, 15% पैकिंग मटेरियल, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट। अच्छा, प्रिंटिंग भी आपने क्या कहते हैं कराई, तो आपके पास कितना माल है? आपके पास 100 किलो माल है या आपके पास 100 टन माल है? उसके आधार पर आपका पैकिंग मटेरियल क्या है? 1 किलो का है, 5 किलो का है, 100 किलो का है, आधा किलो का है। उसके आधार पर आपके हर एक तरह के जो वो होंगे, उसके अलग सिलेंडर बनते हैं, उसकी कॉस्ट अलग से होती है, जो कि आपको प्रिंटिंग की कॉस्ट के अलावा है, पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट के अलावा है। उसके अलावा ये सब चीजों को, और अगर आप किसी डिजाइनर की मदद लेते हैं, उसकी भी लागत आप अलग से रख लिए। उसके बाद बाकी उस मटेरियल को आपने स्टोर भी करना है। उसके बाद उसकी लेबलिंग करनी है, ये कौन से बैच का है, इसकी कब उसकी पैकिंग की गई है, कब इसका एक्सपायरी हो गई। इसमें आपने लोगो भी लगाना है। अगर लोगो लगाएंगे, जैविक वाला लोगो लगाएंगे, कलर लोगो लगाएंगे, उसकी कीमत अलग से हो जाती है, कलर प्रिंटिंग की अलग से होती है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुरोध है कि हम इन विषयों को, बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, और लेकिन इनके बारे में जो एक्सपर्ट है उनकी राय जरूर सुनी जाए। और जब एक्सपर्ट की राय सुन करके, उनकी बात सुन के, उनके अनुभव सुन के हम उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, तो शायद हम एक सार्थक रास्ते पर चलेंगे। नहीं तो अन्यथा हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसको करने के जो तरीके हैं, उसकी बारीकियों को समझे बिना अगर हम करते हैं, तो वो बातें केवल उसी तक सीमित रहती हैं। और जो हमारे संगठन इस चीज को काम करेंगे, जो भी संगठन, बहुत सारे संगठन इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे संगठनों के अपने अनुभव हो गए हैं। एफपीओ के अनुभव का जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है, और उनसे लेते हुए जो काम पहले से जिन्होंने किया है, अगर उनसे बातचीत करते हुए, जो एफपीओ या ऐसे संगठन जिन्होंने पैकिंग पर काम किया है, जिन्होंने पैसे उन्होंने बाजार से उठाए हैं या को कहीं से लोन मिला है, ऐसे व्यक्तियों से संपर्क साध करके अगर हमारे सीधे हम एफपीओ के किसानों के ही अनुभव सुने, और साथ में एक्सपर्ट को भी बुला करके उनकी बात सुने, तो हम एक बेहतर रूप से अपने आप को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसा मेरा विचार है। जहां तक कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू वाली बात है, बिल्कुल सही बात बताई है। हमारी अपनी लैब है पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग की, और उसका खर्चा काफी होता है, मशीन चलाने का ही खर्चा काफी है, मैन पावर का और रिएजेंट का भी खर्चा उसमें होता है। बाकी और मशीनों के खर्चे की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल रख रखाव की ही बात करें तो काफी उसका खर्चा आता है। पिछले प्रोग्राम में मैंने रैंडमली करीब 50, 60, 70 अलग अलग लोगों, किसानों के उत्पाद के सैंपल लिए और उनकी टेस्टिंग कराई। उनको देखने का प्रयास किया गया कि
भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में, और जिन किसानों के वहां से हमने उत्पाद को लिया, सैंपल लिया, उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा कितनी आती है। और ये जब मैंने अपने लैब में टेस्टिंग कराई तो मैंने वहां पर नेगोशिएट किया कि ये हमारा अपने घर का मामला है, हमें कंसेशन दे दो, मतलब फ्री में नहीं हुआ हमारे, तो कम से कम अपनी लागत में करते हुए आप हमें अपना वो बताएंगे तो हम उसका पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट किया हमने, अपने आंतरिक ही है, लेकिन जो खर्चे हैं वो तो मिनिमम खर्चे तो देने ही हैं। तो ये जो मशीन के हमारे जो खर्चे हैं और ये सब मिला करके हमने ये पाया, जो 50-60 सैंपल हैं, करीब 20% हमारे कृषकों के सैंपल में कोई ना कोई पेस्टिसाइड था। और उसमें जो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड जो पाया गया, कल कई जलवायु क्षेत्रों में किया, उसमें हमने क्लोरोपाइरिफॉस पाया। करीब 20% में सैंपल में लोगों के वहाँ क्लोरोपाइरिफॉस। और यहाँ तक के हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी एक किसान ऐसे थे जो कि जैविक खेती कह रहे थे मैं कर रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन जब उनका सैंपल में क्लोरोपाइरिफॉस पाया गया तो हमें कुछ नई जानकारी उस विषय पर भी मिली। और इसी तरह से महाराष्ट्र के भी सैंपल में भी क्लोरोपाइरिफॉस और एक दो और केमिकल मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं वो पाए गए। बाकी करीब 70% ऐसे हमारे जो किसान थे उनके सैंपल में जो थ्रेशोल्ड लेवल पर बिल्कुल सब कुछ क्लियर था, तो उसमें कोई समस्या नहीं थी और उसको आगे उसको भेजा जा सकता था। तो हमने उसका जानकारी ली और इस निष्कर्ष पर भी फिर मैं पहुंचा कि ये जो उसकी कीमत है ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब मेरी कंसेशन करने के बाद भी उसकी 5,000 रुपये अगर लागत आ जाती है, तो अगर कोई कमर्शियल फर्म करती है तो वो 20-25 हजार रुपये तक भी एक सैंपल का लेती। तो ये सब खर्चे को भी आपको फैक्टर इन करने पड़ते हैं अगर हम सैंपल की टेस्टिंग की बात करते हैं। फिर मैंने सोचा कि इससे सस्ता से सस्ता उपाय क्या हो सकता है। तो अभी 1-1.5 महीने पहले हमने अपने संस्थान में एक किट बनाया गया है पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्टिंग का, उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन कराया। लेकिन अभी भी हमारी जो लागत है वो 100-200 रुपये नहीं आएगी इस किसी उसकी, वो कम से कम 700 रुपये के आसपास आ रही है, 700-800 रुपये। लेकिन फिर भी 25,000 रुपये के मुकाबले बहुत अच्छा है, 5,000 रुपये के मुकाबले बहुत अच्छा है कि 700 रुपये में हमारा किट का हो जाता है। लेकिन अभी किट को मान्यता नहीं मिली है भारत सरकार से, तो हमने ये कहा है कि मान्यता जब तक के नहीं मिलती है तब तक के हम किसी भी चीज पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो हमने इस कंपनी से, फर्म से अनुरोध किया है कि कृपया अपनी मान्यता दिलाने के लिए आप प्रयास करें। जैसे ही आपको मान्यता मिलेगी तो हमारे कई जगह पर हमारे किसान के संगठन भी और कई सारे और संस्थान भी, हम भी, और हो सकता है कि जहाँ पर मंडियां हैं वहां पर भी ऐसी व्यवस्था हो। लेकिन देखिए किट किट के माध्यम से भी ऐसा नहीं है कि आपने वहां पर लग दिया, जैसे कि वहां होता ना रेलवे स्टेशन पर सामान आपने रख दिया, उसकी स्कैनिंग हो गई, आप निकल गए कि उसमें कुछ हथियार है या कुछ ऐसी चीज तो नहीं है। उस सैंपल की टेस्टिंग क्योंकि मेरे सामने हुई, सैंपल प्रिपरेशन करने की और बाकी सब चीजों करने की, तो कम से कम 2-2.5 घंटा एक सैंपल के ऊपर मिनिमम लगता है, उसके तैयार करने पर, सैंपल को तैयार करने पर, उसके बाद उसकी कई बार उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। तो एक सैंपल को टेस्ट करने पर 2.5 घंटे का समय, आज के तारीख में वर्तमान में इस किट को मेरे सामने, मैं पूरा समय वहीं पर बैठा रहा, मैं वहां से बिल्कुल नहीं हटा जब तक ये सारी टेस्टिंग हो रही थी। किट आसान है, छोटी सी किट है, कहीं पर भी इसको रख के किया जा सकता है किसी एक टेबल पर, लेकिन उसमें एक तो समय लगेगा और उसकी एक लागत भी। तो इस तरह से ये जो हमारी कुछ चीजें, जो तकनीकी चीजें होती हैं, उस पर हमें जब निर्भर रहना पड़ता है तो उसको सारे संपूर्ण रूप से उसको समझने की जरूरत है, और तभी जा करके हम उसमें ना अपनी अपनी कार्य योजना का हिस्सा बना सकते हैं। अन्यथा हमें लगता है कि ये काम आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक एक सैंपल को पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्टिंग करने पर कम से कम 3-4 घंटा, 4-5 घंटा हमारी लैब में लगा हुआ है, और उसके लिए जो टीम थी उसको लगा करके हमने अपने यहाँ पर खुद मैंने उसको देख रखा है कि कैसे उसकी टेस्टिंग की जाए। तो ये कुछ विचार थे, मेरा अनुरोध यही था कि इन विषयों पर भी सदन बातचीत करे, चर्चा करें और विशेषज्ञों को ढूंढे, जो लोग काम कर रहे हैं उनको बुला करके उनसे भी चर्चा कराएंगे, तो हम सब लोगों के लिए जानकारी हमें मिलेगी और हम सब लोग इसमें फिर आगे एक ठोस कदम उठा सकते हैं।
बस मुझे इतना ही करना है। मैंने आज बहुत समय ले लिया है। आप सभी को धन्यवाद। ओम नमस्कार। मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। बहुत आपने विस्तार से बात की और सबकी समझ में आया होगा। तो इसमें जो टेस्टिंग का है वो 700 रुपये तो बहुत ही नॉमिनल है, या 1000 रुपये भी होता है तो वो तो कोई बात नहीं है। अगर उसको ज़रूरत इस बात की है कि जो हम बात कर रहे हैं कि मंडी में एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिके। तो वहाँ पे ये सिस्टम डेवलप किया, मतलब अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें इस चीज़ को प्रमोशन करने के लिए, तो वहाँ पे ये लैब अगर इतने सस्ते में हो जाता है तो लैब लगाई जा सकती है, वो टेस्टिंग की प्रयोग किया जा सकता है। अ, अगर उसकी कॉस्ट किसान घटाना चाहता है कि भाई मैं तो 1000 रुपये या 700 रुपये नहीं, एक इंडिविजुअल किसान टेस्ट करना चाह रहा है, टेस्ट करवाता है कि मेरा ऑर्गेनिक है, गारंटेड है, तो वो अपने गाँव में जो एक समूह बना लें या 5 किसान मिलके बोलें कि हम गारंटेड कह रहे हैं कि ये जो दाल है मेरी मूँग की, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो वो 5 ही मिलके एक सैंपलिंग इस तरह की भी विधा है कि पाँचों के सैंपल इकट्ठे ले लें। 5 किसान मिलके बोलें, अगर उनको विश्वास है कि पाँचों हम, क्योंकि वो आस-पास रहते हैं, तो वो 5 सैंपल आ जाएँगे और फिर मिला के फिर उसकी टेस्टिंग होगी, तो वो कॉस्ट 1000 रुपये है तो 200 रुपये पर किसान आ जाती है। तो इस तरह की व्यवस्थाएँ अगर हों, और ये बड़े स्तर पे भी हो सकता है, मैं जहाँ तक वो मेरा अनुभव है तो 7000, 5 से 7000 में भी टेस्टिंग हो रही है अच्छी लैब द्वारा। और इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टेस्टिंग कहते हैं। ये जब सर्टिफाइंग बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो 7000, 8000 में भी हो जाती है। तो वो भी की जा सकती है अगर इस तरह का सिस्टम हो कि भाई एक समूह या एक गांव में 20 लोग, 30 लोग जो जैविक खेती कर रहे हैं वो गारंटी दे कि हमारा ये मूंग दाल या हमारा ये धान